तो दोस्तों फाइनली संभव ट्यूब्स एंड एचडीबी फाइनेंशियल्स का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड आई थिंक दोस्तों कि रिटेल कोटा में एचडीबी का अलॉटमेंट सभी को मिला होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों अब हम बात करेंगे इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि इन दोनों में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे कि आप इन आईपीओ से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इन वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में काफी बारीकी से जानने वाले हैं एंड ये भी बात करेंगे कि इस आईपीओ को हमें लिस्टिंग एंड लेके सेल करनी चाहिए या फिर इस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, जिनको भी संभव स्टील्स में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उनके लिए भी बात करेंगे लोग कि क्या हमें संभव में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि एचडीबी में आपको लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में हम सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। तो देखा जाए तो वैसे फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है, यानी अगर ये आईपीओ आपको एक लॉट भी मिला होगा तो लगभग उस एक लॉट पे आपको 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ का प्राइसमेंट 740 रुपए के आसपास रखा गया था, जबकि ये कहीं इस जीएमपी के मुताबिक 810 रुपए के आसपास लिस्ट हो सकता है। मतलब कि इस आईपीओ में तो आपको काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर लिस्टिंग गेंस लेकर ही निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेंस के लिए या फिर होल्ड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बार रिमाइंड करेंगे इस कंपनी के काम के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो मेजरली लोन देने का काम करती है, यानी छोटा बड़ा जितना भी लोन हो गया ये कंपनी उन सारे लोन को कैटर करती है। इसीलिए देखा जाए तो कंपनी जो लोन बुक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास हर तरह का लोन का ऑप्शन पड़ा हुआ है, वो या तो आप बाइक लोन ले, कार लोन ले या फिर होम लोन ले, कंपनी के पास हर तरह का लोन पड़ा हुआ है। वही नहीं दोस्तों, अगर कंपनी के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो ये कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन दोनों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी को इसके पीर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो वैल्यूएशन है वो भी डिसेंट रखा गया है, उतना ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इसका ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट जो है वो लगभग 2.26% के आसपास है, जबकि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% के भी नीचा है, जो देखा जाए तो औरों के मुकाबले में तो काफ़ी बेटर है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं तो महिंद्रा से एंड चोलामंडलम से तो काफ़ी अच्छा है। यानी दोस्तों अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर एग्जाम्पल के साथ समझे तो सपोज कीजिए कि ये जो कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल्स वो आपको 14% के इंटरेस्ट पे लोन देती है, बट ये जो 14% के इंटरेस्ट पे आपको लोन देती है वहीं ये कंपनी मार्केट से लगभग 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे पैसा रेज करती है एंड वही पैसा आपको 14% के इंटरेस्ट रेट पे देती है, जिससे कि इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया वो लगभग 7.5% के आसपास हो गया, जो इसका मेन रेवेन्यू का सोर्स है। यानी देखा जाए तो कंपनी जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो है ये इंटरेस्ट मार्जिन एंड देखा जाए तो 8% का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी काफ़ी बेटर है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी जो फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर कंपनी के प्रमोटर बैकग्राउंड देखा जाए तो कंपनी का प्रमोटर बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी का अभी भी 74% का स्टेक्स जो है वो एचडीएफसी के पास है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यानी स्टिल आईपीओ के बाद भी ये कंपनी एक स्ट्रांग हैंड में बनी रहेगी। वहीं ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है यानी एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर में आगे लगभग 4-5 साल हमें 9% के सीएजीआर से ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा है दोस्तों तो जहां पहले लोन देने का काम बैंक का होता था वहीं ये सब लोन अब एनबीएफसी देने का काम करती है। इसीलिए देखा जाए तो अब एनबीएफसी का जो मार्केट शेयर हो गया है वो लगभग 21% के आसपास हो चुका है, जबकि अगर बैंक का मार्केट शेयर देखा जाए तो बैंक का मार्केट शेयर अभी लगभग 72% के आसपास है। यानी एनबीएफसी का जो सेक्टर है वो काफ़ी तेजी से दोस्तों आगे बढ़ रहा है, लगभग 9% के सीएजीआर से हमें ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बेटर रहने वाला है। बट इस सेक्टर में जैसे दोस्तों आपने अभी देखा ही है कि इस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। बहुत सारी कंपनी है जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है एंड मार्केट में उनका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी बना हुआ है, इसलिए इन सेक्टर में कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड वही नहीं दोस्तों, इस सेक्टर में या फिर इन सब कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा हमें रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिलते रहता है। जैसे कि आप अभी इस कंपनी को ही ले लें, इस कंपनी को आरबीआई की तरफ से डेडलाइन मिला हुआ था कि सितंबर के पहले तक इस कंपनी को अपना आईपीओ कैसे भी करके लेके आना है। इसलिए ये जो कंपनी है अपनी आईपीओ लेके आई हुई है
यानी इन सब सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बट देखा जाए तो रिसेंटली आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को कम किया गया है, जिससे कि आने वाले क्वार्टर में इस कंपनी को और भी बेनिफिट हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है। बट वहीं बात करें कि क्या ये जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्या हमें इस आईपीओ खुलते ही सेल करनी चाहिए या फिर थोड़ा दिन होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में बाई या फिर सेल करने के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इसके टोटल इशू साइज के बारे में, जो कि है लगभग 12,500 करोड़ के आसपास। यानी इस आईपीओ को दोस्तों इशू साइज काफ़ी बड़ा रखा गया है, जबकि इसमें 50% का जो कोटा है वो QIB के लिए रखा गया है एंड 50% का कोटा जो है वो रिटेल प्लस HNI के लिए रखा गया है। एंड देखा जाए तो शेयर होल्डर का भी कोटा है वो भी इसी सब में आ जाएगा। यानी ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 50% जो फंड है लगभग 6,000 करोड़ के आसपास, उसका सप्लाई आपको लिस्टिंग डे के दिन देखने को मिल सकता है। यानी अगर ये 10% की GMP पे 810 रुपये पे लिस्ट होता है तो मे भी ज़्यादा सप्लाई आने के कारण 790 या फिर 780 के आसपास भी जा सकता है। बट ऐसा नहीं दोस्तों कि सप्लाई आएगा तो इस आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिमांड भी आएगा बट मे भी कोई बड़ा ब्लॉक डील होने के बाद। इसीलिए कल मार्केट का जैसा सिचुएशंस होगा उस हिसाब से हमें इसके डिमांड में तेजी या फिर नरमी देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अच्छा हुआ तो इस आईपीओ में डिमांड भी काफ़ी अच्छा खासा आ सकता है। बट अगर मार्केट थोड़ा सा भी वीक हुआ तो इसमें आपको सप्लाई भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर सकता है। बट अगर दोस्तों 810 रुपये पे लिस्ट होने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा खासा डिमांड आता है तो ये नियर टर्म में 850 या फिर 900 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। बट दोस्तों जो भी आप इस आईपीओ में डिसीजन ले, कल इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए डिसीजन ले, क्योंकि प्री आईपीओ सेशन में अगर अच्छा खासा डिमांड बना रहता है तब इस आईपीओ में आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी मिल सकता है। बट अगर प्री आईपीओ सेशन में ही डिमांड वीक रहता है तो इसका लिस्टिंग 8% के आसपास भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप भी प्री आईपीओ सेशन में हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहां पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में देखते हैं कि क्या हमें उस आईपीओ को तुरंत ही सेल करनी चाहिए या फिर थोड़ा देर रुक के सेल करनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट और बढ़ सके। तो प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करने के लिए मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। वहीं अब दोस्तों बात कर लेते हैं संभव स्टील्स के बारे में, जो कि ये भी आईपीओ कल लिस्ट होने वाला है। एंड अगर दोस्तों इसके काम के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है वो स्टील ट्यूब्स बनाने का काम करती है। देखा जाए तो फिलहाल इस आईपीओ ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी पर लॉट पे इस आईपीओ में आपको 3,000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 2,500 या फिर 3,000 आपको इजीली प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसलिए अब बात ये आता है कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इस आईपीओ को खुलते ही सेल करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको हमें होल्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों देखा जाए तो ये भी जो आईपीओ का इशू साइज है वो काफ़ी छोटा है। लगभग ये जो आईपीओ है वो 540 करोड़ का है, जिसमें 440 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 100 करोड़ का जो फंड है वो ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। यानी ये भी जो आईपीओ है उसमें रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है, जबकि QIB का कोटा देखा जाए तो उनका कोटा लगभग 50% के आसपास है। यानी इस आईपीओ में ऑलमोस्ट 270 करोड़ का जो फंड होगा उसका सप्लाई हमें देखने को मिल जाएगा। बट देखा है दोस्तों तो ये 270 करोड़ का जो फंड है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं है। अगर 270 करोड़ का सप्लाई आता भी है तो मार्केट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा एंड मे भी इसका प्राइस ऊपर की तरफ और चल सकता है। यानी छोटा आईपीओ है, इसलिए ग्रे मार्केट में अभी इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये छोटा आईपीओ होने के कारण शॉर्ट टर्म में भी इसका जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड देखा जाए तो 20% के GMP को देखते हुए अगर ये 100 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण ये नियर टर्म में 120 रुपये या फिर 130 रुपये जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। यानी इसका ROE ऑलमोस्ट 25% के आसपास, जबकि ROC ऑलमोस्ट 18% के आसपास है। वहीं अगर डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो आईपीओ के बाद ये कंपनी काफ़ी हद तक डेट फ्री बन जाएगी, क्योंकि इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फ्रेश इशू रेज करेगी उसमें से मैक्सिमम पैसा ये कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। यानी आईपीओ के बाद इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम लोन रह जाएगा। इसलिए फंडामेंटल वाइज भी एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा रहने वाली है। एंड वहीं नहीं दोस्तों, अगर बात करें ओवरऑल इसके इंडस्ट्री के बारे में तो इसका भी इंडस्ट्री पिछले 4-5 साल में लगभग 9% के CAGR से ग्रोथ होने वाला है। यानी ग्रोथ इस सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। एंड देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा खासा चल सकती है। बट दोस्तों जो भी डिसीजन ले मार्केट के कंडीशन को देखते हुए ले, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट अच्छा चलता है तो नियर टर्म में ये सारे कंपनी हमें काफ़ी अच्छा खासा गेन भी दे सकती है। बट नियर टर्म में अगर मार्केट वीक होता है तो इन सब में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है।
सो इन दोनों आईपीओ में आप जैसा भी स्ट्रेटजी बनाए, एक बार प्री आईपीओ मार्केट में इन सब का डिमांड एंड सप्लाई देखते हुए डिसीजन ले। बाकी बात, अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्री आईपीओ सेशन में ही इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। तो दोस्तों ये तो था मेरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इन दोनों आईपीओ के लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इन सब आईपीओ में लिस्टिंग गेंस लेकर निकलने वाला है एंड कौन कौन इन आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टाइप करके क्रिजैक आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।